उद्योगों से देश चलता है, देश में सबको रोजगार मिलता है। व्यापार से अर्थव्यवस्था चलती है और अर्थव्यवस्था से छोटे बड़े शहर चलते हैं और इन्हीं छोटे बड़े शहरों में आम नागरिक रहते हैं। लिहाजा अगर मैं ये कहूं कि ये आम नागरिक, ये व्यापारी देश के उन चार पहियों को चलाते हैं। देश का व्यापारी वर्ग खुश रहे, तरक्की करे, शायद यही तो सोच होती है हर एक देशवासियों की, हर एक देश की, हर एक सरकार की। यानी कि जो सरकार देश में पहले थी वो भी यही चाहती थी और जो सरकार अब आई है वो भी यही चाहती है। भ्रष्टाचार और महंगाई भारतवर्ष के लिए बड़ी समस्या बन गई है। शायद इनसे निजात पाने के लिए ही देश एकजुट हुआ। लोकसभा चुनाव में लोगों ने जिस एकता का परिचय देते हुए नरेंद्र भाई मोदी को अपना नेता माना, उससे जाहिर होता है कि लोगों में बदलाव की भावना जाग उठी थी। तभी तो जाति, धर्म, भाषा और प्रांतवाद से ऊपर उठकर मोदी के पक्ष में मतदान हुआ। उसी का नतीजा है कि आज मोदी के पक्ष में स्पष्ट बहुमत आया। मोदी की इस कामयाबी में देश के व्यापारी की अहम भूमिका रही। मुंबई के उद्यमी तो मानो मोदी का दीवाना हो गया था। मुंबई और ठाणे जिले की सभी सीटों पर भाजपा और शिवसेना को मिली अपार सफलता ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ का व्यापारी वर्ग पूरी तरह मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी की सफलता से हर कोई खुश है। आप सबकी खुशी को एक दूसरे से साझा करने के लिए ही देश प्रदेश पर नमो मुंबई अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। देश परदेश की इस विशेष प्रस्तुति को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे मुंबई के व्यापारियों के साथ, चर्चा करेंगे इन सभी व्यापारियों के साथ और उनसे पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे कि आखिर उन्होंने इस सरकार को, इस नई सरकार को यानी कि इस मोदी सरकार को आखिर क्यों चुना। क्या चाहते हैं ये सभी इस मोदी सरकार से, क्या अपेक्षाएं हैं इन सबकी इस मोदी सरकार से। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो इन्होंने सोचा, जो सोच थी इनकी इन चुनावों में मोदी को जिताने के पीछे, क्या वो पूरी हो पाएंगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, मेरे बाईं तरफ बैठी हैं महिला, इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम करेंगे चर्चा, इनसे यही सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आप क्या काम करते हैं, आप वो बताना, और फिर आप ये बताना कि आखिर आपकी मोदी सरकार से क्या उम्मीदें हैं और आखिर आपने इस सरकार को क्यों चुना। मैं सुमन कोठारी बीजेपी से कॉरपोरेटर हूँ, साथ में बिजनेस वुमन हूँ और जैन इंटरनेशनल वुमन ऑर्गेनाइजेशन की उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ हम लोगों ने मोदी सरकार को इसलिए चुना है, महंगाई, भ्रष्टाचार देश में इतना व्याप्त था, उससे निकल के एक अलग हट के हम लोग एक सरकार चाहते थे। वो हम लोगों ने मोदी सरकार को चुना है और डेफिनेटली हम लोग प्राउड भी करते हैं कि हमने चुन के कोई गलती नहीं की, क्योंकि वो हमारे समस्याओं से मतलब रूबरू होके और हम लोगों के बातों पे खरा उतरेंगे। लेकिन अगर मैं ये भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि आप उनकी बातों से सहमत हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप किसी एक मुद्दे को बताएं कि इस मुद्दे को सोचकर आपने इस सरकार को चुना, इस सरकार पे आपने अपनी मोहर लगाई, वो कौन सा मुद्दा है। मैं भंवरलाल कर्नावट, पूर्व अध्यक्ष तेरापंथी सभा मुंबई। ऐसा है कि कोई भी जो देश चलता है वो बिजनेस अगर डेवलपमेंट है तो ही चलता है, और हमने जो मोहर लगाई है लास्ट 10 साल में, 5 साल में कोई भी नीतिगत फैसले नहीं हुए हैं। जैसे कोयले का है, आयरन ओर का है, जीएसटी का है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो देश की कायाकल्प कर सकते हैं। और पावर में गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से या उनकी इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से वो लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाए। हमने इसलिए चुना है कि नरेंद्र मोदी में वो ताकत है, बीजेपी का जो मैंडेट जो हमने दिया है, अब वो जो चाहे वो फैसले ले सकते हैं। और अगर नीतिगत फैसले जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए और कॉल बैक नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक नियम लागू किया और उसको फिर वापस रोल बैक कर लिया, जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट रुक गया था। मैं आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले कोयले का जो है, जो एकदम ज़मीन के अंदर इतना कोयला पड़ा हुआ है और खाली ये सुप्रीम कोर्ट ने बैंड लगा रखा है, आयरन ओर पे सुप्रीम कोर्ट ने बैंड लगा रखा है। क्यों, जब गवर्नमेंट कमज़ोर होती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर देती है, और अगर गवर्नमेंट मजबूत होती है तो न्यायपालिका
न्यायपालिका बीच में नहीं आती है। यानी कि कुल मिलाकर आपको ये उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले कोयला आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, सही तरह से करेंगे और इससे व्यापारियों को फायदा होगा। खैर, मेरे पीछे भी काफ़ी लोग बैठे हैं, इन सबसे भी मैं पूछना चाहूँगा। मैं एक बार यहाँ आ जाता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि कोयले आवंटन की बात तो हमने सुन ली, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुंबई के व्यापारी ऐसा क्या चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी सबसे पहले करे, उनकी सरकार करे सबसे पहले? ऐसी आपकी क्या मांग है जो आप चाहते हैं कि तुरंत हो, सबसे पहले हो? मेरा नाम मिठालाल धाकड़ है, पूर्व ज्ञानशाला संयोजक मुंबई। मोदी सरकार अभी जीती है तो हम सबकी ये इच्छा है कि मोदी सरकार जो भी काम करेगी सब पॉजिटिव करेगी, सभी युवाओं को साथ में लेके करेगी। और बिजनेस वर्क के लिए जैसे गोल्ड के लिए तो गोल्ड में जैसे भी ड्यूटी 4% है वो घटा के 2% कर देंगी, जिससे बिजनेस में सबको काफ़ी फ़ायदा होगा, तस्करी कम होगी और युवाओं को काफ़ी रोज़गार मिलेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है मुंबई में, जो मेरा अपना आकलन है, मैंने 3-4 चीज़ों पे गौर किया है जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह हैं व्यापारी वर्ग के लिए। शायद अब तक किसी ने वो मुद्दा उठाया नहीं, मैं इन भाई साहब से पूछना चाहूँगा। पहली बात है एलबीटी की। एलबीटी को लेके काफ़ी संग्राम हुआ, स्ट्राइक हुई, दुकानें बंद हुई। दूसरा मुद्दा ये भी आता है, ये व्यापारी वर्ग ये चीज़ें भी कहता है कि इनकी दुकानों के बाहर हॉकर्स आके बैठ जाते हैं, जो फुटपाथियाँ हैं वो आके बैठते हैं, चोरियां होती हैं ज्वेलरी शॉप्स के अंदर, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, पुलिस परेशान करती है। इन सारे मुद्दों पे क्या चाहती है यहाँ की जनता? मेरा नाम अभिषेक बटेवड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। विशेषकर मुंबई से अगर अपन बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग एलबीटी से परेशान है और दूसरे काफ़ी तरह सेल टैक्स हैं, काफ़ी तरह के जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है उसमें काफ़ी तरह के पेच हैं, काफ़ी तरह का जाल है। तो सभी व्यापारी वर्ग मोदी जी से और भारतीय सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो राजस्व का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा सरलीकरण करे, व्यापारियों को किसी भी तरह का हरेसमेंट या जो गवर्नमेंट के जो अफसरशाही है उसको ख़त्म करे, भ्रष्टाचार है उस चीज़ को ख़त्म करें। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बातें हुई हैं। दो बातें और हैं, हम चाहते क्या हैं और मोदी कर क्या सकते हैं, इन दोनों बातों में फ़र्क है। महिलाओं को कितनी उम्मीद है मोदी से, मैं ज़रा इस तरफ आ जाता हूँ। जी, आपको कितनी उम्मीद है मोदी से? और उस उम्मीद के साथ आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम मोदी सरकार ही कर सकती है। मेरा नाम नीला है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जहाँ वादों की बात आती है, जब मोदी जी ने बात की है उन्होंने वादे नहीं दिए हैं, उन्होंने अपना इरादा बताया है। उनकी बातों में सिर्फ सच्चाई नहीं झलकती बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली जो किया है, आज गुजरात मॉडल है तो वो उन्होंने प्रैक्टिकली हमेशा हर एग्जाम्पल दिए, उदाहरणों से बात की हुई है। तो उनकी क्षमताओं पर यकीन करना, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिए तो हमें यकीन है। और महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तब इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में डेफिनेटली महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी और बहुत अधिक मौका भी मिलेगा आगे आने का भी। चलिए, पीछे एक और महिलाएं हैं जो शायद स्कूल या कॉलेज आती होंगी, इनसे मेरा ये जानना, मैं ज़रा पहले बैठ जाता हूँ आराम से। हमने अक्सर महिलाओं की बातें की हैं, हमने ये भी देखा कि महिलाओं को क्या दिक्कत आती है, लेकिन वो बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, रोज़ाना सफ़र करती हैं मुंबई की लोकल ट्रेन में, रोज़ खबरें आती हैं, कभी किसी ने किसी को छेड़ा, चेन स्नैचिंग हुई। बीच में ये भी खबर आई थी कि एक बच्ची ट्रैक पे गिरी, उसके हाथ नहीं रहे, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो शायद इनसे पूछ के उस सवाल का उत्तर मुझे ज़रूर मिल जाएगा। जी, आप बताएं। मैं दृष्टि धाकड़ हूँ। मुझे लगता है कि मोदी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे कई लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, इशारे करते हैं, जिससे हमें तकलीफ़ होती है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लोकल ट्रेन्स में चलते हो तो वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होगी, वहाँ पे कोई छेड़ देगा, या फिर हम ऐसे टहल रहे हो रास्ते पे तो कोई ऐसे ही सीटी बजा देगा। यानी कि आपका ये मानना है कि इस वक्त मुंबई पुलिस और यहाँ की सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही, मोदी सरकार आई है, शायद ध्यान दिया जाए। हम यहाँ पे इनसे ज़रूर ये सवाल पूछना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा इनके करीब आ जाता हूँ। सफ़ेद कुर्ते में ये शख्स बहुत ही चमक रहे हैं। जी, आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि हमने बात की व्यापार की, हमने बात की महिलाओं की सुरक्षा की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है कि मोदी सरकार से आपको इतनी उम्मीदें हैं और वो आपकी उम्मीदों पे कितना खरा बैठेंगे? बिल्कुल, मैं विनोद बोरा ज्वेलरी का बिजनेस और बिल्डर हूँ। मोदी से हमें उम्मीद है काफ़ी, हमने उनका गुजरात मॉडल देखा ही है। अब गुजरात मॉडल के साथ में हम चाहते हैं अभी हिंदुस्तान मॉडल,
पूरे भारत में उसका रिजल्ट देवे, जैसे गुजरात में दिया वैसा हमें उम्मीद है पूरी। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि गुजरात में जो चीज़ें मोदी कर पाए हैं, उनकी सरकार ने जो रोल मॉडल वहाँ तैयार किया है, वो देश के बाकी राज्यों में भी वैसा ही हूबहू कॉपी कैट कर दिया जाएगा और वो वहाँ की जनता स्वीकार कर लेगी? इससे बेटर करेंगे मोदी जी, इससे भी जो गुजरात से किया वो हिंदुस्तान में इससे भी बेटर करेगा। और हिंदुस्तान एक बार सिंगापुर के लेवल में करके बताएंगे, हिंदुस्तान भी एक सिंगापुर जैसा साफ सुथरा देश करके बताएंगे। व्यापारियों को यहाँ क्या दिक्कतें आती हैं, अगर कोई मुझे और बता पाए? अगर मैं इनसे बात करूँ, रोज़ मुंबई की जीवन शैली को जीने के लिए और यहाँ की ऐसी और कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको लगता है बहुत जल्द से जल्द सॉल्व होनी चाहिए? मैं मुकेश ममेजा, मैं व्यापारी हूँ, ज्वेलरी का बिजनेस है और मेरा बिल्डिंग का काम है। सबसे बड़ी दिक्कत एक तो जो बिल्डिंग का काम है उसमें कम से कम 30 से 35 लाइसेंस लेने पड़ते हैं, परमिशन लेने, वो वन विंडो एक काम होना चाहिए। और जो जीएसटी है ना, ये बहुत जल्दी से जल्दी एक टैक्स सिस्टम जो बहुत इजी होना चाहिए, सिंगल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। गोल्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आज गोल्ड का जो वैल्यू बढ़ा है वो हिसाब से अभी भी टैक्स मतलब 1% है। आई थिंक मेरे हिसाब से 2.25% गोल्ड पे टैक्स होना चाहिए। और खास बात एक बताता हूँ व्यापारी लोग की, ये गर्मी के महीने में ये व्यापारी ने एलबीटी लगा के जो रोड पे उतारा है व्यापारी को, वो व्यापारी ने आज कांग्रेस गवर्नमेंट को रोड पे लाके 1 साल में उसका ये जवाब दे दिया है। यानी आपका ये बोलना है कि सबसे बड़ा मुद्दा एलबीटी का है और एलबीटी के मुद्दे के कारण ही आज ये हाल हुआ है। खैर, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लगातार हम बात करेंगे। मोदी आए हैं, मोदी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है और वो इनके इन सारे मुद्दों पर खरा उतरेगी। Presenting Hitex New Life AA Double Plus Water Purifier, the only purifier giving antioxidant alkaline water purified with RO and UV technologies. It slows down aging process, improves immunity and reduces cholesterol and blood sugar level. Change your water, change your life. For more information, call 1800-120-121. Hitex, a wish for wellness. हाल ही में कांदिवली के 13 पंत भवन पहुंची देश प्रदेश की टीम ने मुंबई के कई व्यापारियों से बात की। परिचर्चा के दौरान लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार से अपनी अपेक्षा गिनाई। भ्रष्टाचार हर किसी के निशाने पर रहा। सब यही चाहते हैं कि पारदर्शी सरकार बने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी मोदी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित बताया। देश प्रदेश के इस नमो मुंबई अभियान में शामिल हर व्यापारी का फोकस भ्रष्टाचार पर ही है। लाइलाज बीमारी बन चुके भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी अंकुश लगा पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लोगों में एक भरोसा सा जाग उठा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत काफ़ी समृद्ध हो जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा और हम इस वक्त मौजूद हैं कांदिवली के 13 पंथ परिसर में। और मेरे पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, महिलाएं पुरुष सब हैं, ये सारे हैं यहाँ के लोकल व्यापारी। इन सबसे एक बार फिर हम अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूछूंगा इन भाई साहब से, ये मीरा रोड से हैं, इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर लोकल लेवल पे क्या समस्याएं इन्हें आती हैं जो इन्हें लगता है कि ये नई सरकार, मोदी सरकार दूर कर सकती है, पूरी कर सकती है। जी बोले। मैं नंदलाल दवे मीरा रोड से हूँ और हमारा बिजनेस है इलेक्ट्रिक हार्डवेयर का है। और इलेक्ट्रिक हार्डवेयर में दुकान खोलने के पहले हमको तो लाइसेंस, दुनिया के लाइसेंस लेना पड़ते हैं। लाइसेंस लेने के लिए भी हमको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो लाइसेंस लेने के बाद में हम दुकान खोलेंगे तो उसमें भी एलबीटी का जो लफड़ा था वो तो अभी मोदी सरकार, हमको यही इच्छा है कि मोदी जी हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जो हमारा लाइसेंस का बोलो, एक खिड़की, जैसे हमारा एक ही लाइसेंस लेने के लिए हमको 50 बार जाना पड़ता है, तो हमारे को ये लगता है कि मोदी जी आने के बाद में हमारा ये सोल्व हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहना चाहते हैं अपनी बातों से कि एक सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट खुलना चाहिए, एक ही खिड़की पर, एक ही दरवाजे पे इनकी सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर गुजरात मॉडल में ऐसा क्या था जिसके दम पर ये सरकार चुनी गई है। अगर मैं ये कहूँ कि उस मुख्यमंत्री की जीत हुई है, अब वो बन चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन क्या गुजरात मॉडल की चीज़ें महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, क्या इन सभी जगहों पर लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे? हम बात करते हैं इनसे और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा मोदी क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं या क्या उम्मीदें हैं, क्या परेशान। क्योंकि देखिए, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि बेसिक क्या प्रॉब्लम्स है, हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं। हो सकता है गुजरात में जो नीड्स
नीड्स थी वो पूरी हो गई, महाराष्ट्र में कुछ और अलग नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें कुछ और अलग हैं। मैं उनकी बात आपसे जानना चाहता हूँ। मैं भरत सोलंकी, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। देखिए, मुंबई के अंदर सिर्फ एक ट्रेड सेंटर है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह अभी पिछले 10-12 सालों, 15 सालों, 20 सालों में यहाँ नई डेवलप हुई नहीं है। जितना भी इंडस्ट्रीज जो हो रहा है वो सब पूरा का पूरा ये मुंबई से बाहर गुजरात, और गुजरात से राजस्थान, और राजस्थान से दादरा, ये पूरा जो सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना के आसपास में ही डेवलप हो रहा है। और पिछले 10 सालों में ये जो मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार थी, उनकी जो ढिलमुल नीतियाँ थी, उस ढिलमुल नीतियों के कारण ये जो योजना को एक स्वरूप नहीं मिल पाया, या ये योजना लंबित पड़ी हुई है। और यही काम अब मोदी जी इसको पूरा करेंगे, और जब इस काम को पूरा करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट्स, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे रुपये की कीमत बढ़ेगी तो हमारे जो हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं वो हमको सस्ता मिलेगा। पेट्रोल अगर सस्ता मिलेगा तो ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी की पूरी रीजनेबल रेट में सस्ती होगी, और खाने पीने की चीज़ें से लेके हर वस्तुओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये सारी जानकारियाँ पाकर। आप मुझे ये बताएं कि आखिर इस सरकार से, इस मोदी सरकार से एक महिला होने के नाते आप क्या चाहती हैं? क्या वो करें या क्या वो करेंगे जो आपकी उम्मीदों पर खरा बैठेंगे? मेरा नाम शिखा बटेवड़ा है और मैं मीरा भाईंदर ज़िला की ट्रेजरर हूँ। मेरी वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं, लेकिन मेरी मोदी जी से मतलब ये दो ही एक समस्या जो मुझे ऐसी लगती है कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है, और बहुत ज़्यादा मतलब लेडीज़ को बहुत मतलब यहाँ पे हमारी लेडीज़ जितनी सेफ़ होनी चाहिए वो सेफ्टी आज दिन तक लेडीज़ को मिली नहीं है। और दूसरी बात महंगाई की है कि नॉर्मल जनता, मतलब आम जनता जिससे परेशान है, सब्जियों के भाव है, गैस सिलेंडर के भाव है, या ये जो आम जनता को जिससे फ़र्क पड़ता है, तो उन सब पे कंट्रोल होना चाहिए। वो उम्मीद हम मोदी सरकार से करते हैं। लोकल लेवल पे आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अगर मैं बात मुंबई की करूं, अगर हम मुंबई की सब्जियों की भाव की बात करें, तो आखिर कितने सालों से आपने देखा है इस रेट को, सब्जियों के भाव को ऊपर बढ़ते हुए, और कितनी दिक्कत आपको आती है जब आप किचन में जाती हैं? पुष्पा कर्नावट, हाउस वाइफ हूँ, और सब्जियों का भाव तो दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ते ही रहते हैं। कांदे के भाव अभी 1 साल पहले तो आसमान पे हो गए, दूध का भाव ही दिन से दिन बढ़ता ही रहता है, तो लोगों के लिए बहुत ये है, तो वो कम होना चाहिए। और सब आने जाने की, ट्रेन की, ये सब में रास्ते में जो भी लेडीज है उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। कुल मिला के मुद्दा ये निकल कर आया है कि सब्जियों के भाव कम होने चाहिए, औरतों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और व्यापारियों को अगर कोई नया व्यापार शुरू करना है, उन्हें लाइसेंस अगर चाहिए, या अगर कोई भी उन्हें सहायता चाहिए सरकार से, तो वो उनको जल्दी मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हैं मुंबई में भगवान मिल जाते, लेकिन मकान मिलना मुश्किल है। ऐसा क्यों? आखिर इतनी महंगाई हम मुंबई में क्यों देखते हैं? आइए इनसे पूछते हैं। जी, मेरा नाम शैलेंद्र लोढ़ा है, मैं कंस्ट्रक्शन का व्यापार है मेरा। और महंगाई का जहाँ तक सवाल है, तो सभी यहाँ बैठे हुए लोग या जो देखती हुई जनता है सब वाकिफ़ हैं कि महंगाई सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुई है। भ्रष्टाचार काफ़ी था, और हर मुद्दे में कांग्रेस, और हर काम में कांग्रेस पीछे रह गई। इस बार लोगों ने, मैं आपके सवाल के जवाब से हटकर जवाब देना चाहता हूँ कि इस बार लोग मतलब जातिवाद और हर मुद्दों से हटके एक विकास के मुद्दे पे भाजपा को चुन के लाई है। कुल मिला के व्यापारियों ने यहाँ पे ये भी बात उठाई है कि सुविधा इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन सुविधा नहीं है, महंगा है शहर। खैर, यहाँ पे बात करेंगे, अब इन भाई साहब से पूछेंगे कि आखिर गुजरात मॉडल की बहुत बात हो गई, बहुत सुन लिया, मुंबई में कैसे मोदी और मोदी की सरकार वही सब चीज़ें कर पाएंगी? गुजरात मॉडल मतलब गुड गवर्नेंस, ओनली गुड गवर्नेंस। वहाँ जो भी नियम है, कानून है, बिजनेस है, लाइसेंस वहाँ पर भी देते हैं, यहाँ पर भी देते हैं। पर गुड गवर्नेंस की वजह से, अगर मैं आज बिजनेसमैन हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी गुजरात में भी फैक्ट्री है और महाराष्ट्र में भी फैक्ट्री है। अगर मैं गुजरात के अंदर आज एप्लीकेशन लगाता हूँ पोल्यूशन की परमिशन लेने के लिए, वो मुझे 60 डेज़ के अंदर मिल जाता है, और मैं ऑनलाइन ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरी फाइल कहाँ पे है। और महाराष्ट्र के अंदर मेरे को 12 महीना लग जाएगा, उतने में मेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये फ़र्क है, गुड गवर्नेंस। अब रहा सवाल ये है कि मोदी जी हमारे मुंबई के अंदर जो हमारी लोकल समस्या है वो है, तो ये तो बेमानी होगा। उसका एक समाधान है कि हमको
अगला जो विधानसभा में सभी से आग्रह करता हूं और जो भी देख रहे हैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर वो सब सॉल्यूशन अगर सही तरह से आप चाहते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की गवर्नमेंट को लेके आए। एक सबसे पीछे एक भाई साहब बैठे, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप बताएं कि आखिर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये चमत्कार हो जाएगा अगले 5-6 महीने में आपके घर में आपकी माँ या आपकी बीवी ये ज़रूर कहेगी कि भाई सब्जियाँ बड़ी सस्ती हो गई हैं, फल बड़े सस्ते हो गए हैं, अब किचन संभालने में बड़ा मज़ा आ रहा है? मेरा नाम सतीश लिम्बचिया है और 100% होगा जो गुजरात में उन्होंने किया है। तो आपने जैसा नीचे कहा कि आपको जो खाना पसंद है वो मुझे पसंद होगा नहीं होगा, तो वो बात बराबर है, लेकिन वो यहाँ कुछ अलग करेंगे ही, 100% करेंगे। सरकार और व्यापारी सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं और दोनों ही पहलू अगर मजबूत हों, उनके आपस में रिश्ते मजबूत हों, तो कहते हैं कि सिक्के का भाव भी बढ़ जाता है और देश में काम करने का मज़ा भी आता है। सवाल फिर वही उठता है कि आखिर सरकार और व्यापारी जो सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, ये मजबूत कैसे हों, इनमें करीबी रिश्ता आखिर कैसे बने? आप बताएं कि सिक्के के इन दो पहलू को कैसे करीब लाया जाए, कैसे दोनों एक साथ काम करें और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें। मैं राजेंद्र मोनोत, श्रेष्ठ कार्यकर्ता आभात अयूब। अब सबसे बड़ी बात है महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तो जैसे ऐसा लगता है कि हमारी नस नस में बस चुका है। तो सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ का भाव कम करना पड़ेगा। दूसरी बॉम्बे की जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रेन की समस्या, और जो यहाँ लोकल पब्लिक यहाँ की है, लगभग 1 करोड़ जितनी आबादी प्रतिदिन ट्रेन में सफ़र करती है, उसके लिए वही पीछे 50 साल पुराना जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम चल रहा है। ट्रेनें लेट है तो है, उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आप पैसे ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन कम से कम सुविधा तो दीजिए। इस महंगाई को कम कर पाएगी मोदी सरकार? क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्या आपकी किचन और बेहतर बन पाएगी? श्योर, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बीजेपी को वोट दी हूँ, सिर्फ मोदी के लिए। अच्छा, आपने पहली बार वोट? पहली बार जी। क्योंकि मोदी इज़ अ डायनामिक पर्सन और पूरा विश्वास है कि वो पक्का महंगाई को रोक पाएंगे। चलिए, इन महिलाओं को उम्मीद है कि अगर गुजरात का कायाकल्प हुआ है तो मुंबई का ज़रूर होगा और इनकी और हमारी किचन का भी ज़रूर होगा। समय बहुत कम रह गया है, एक आखिरी सवाल मुझे लेना है। आप ये मुझे बताएं, मेरे इस सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है कि व्यापारी और सरकार, ये सिक्के के दो ऐसे पहलू हैं जिनका साथ में आना, साथ में उस समझ के साथ काम करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये कैसे हो पाएगा? नितेश धाकड़, तेरापंथ योग परिषद उपाध्यक्ष। मेरी मोदी जी से एक ही निवेदन है, महंगाई का बढ़ने का सबसे अहम कारण है MCX को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। इसी से व्यापारी खुश है। MCX से कोई धंधा कर नहीं पा रहे, रोज़ इतनी भाव की उतर नीचे है कि हम बहुत हैरान है। व्यापारी वर्ग और LBT का खास ध्यान रखना चाहिए। अब ये मैं कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करूँ, इससे पहले यहाँ पे कोई अगर मुझसे बात करना चाहता है, अपनी आखिरी बात कहना चाहता है, अपने अपने हाथ खड़े करिए जिनसे मेरी अब तक बात नहीं हुई है। जी हाँ, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं फूलचंद नाथ, सहमंत्री मेवाड़ संघ मुंबई। मैं एक लोकल व्यापारी हूँ, रिटेल व्यापारी हूँ। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ उनकी सरकार से कि आप विकास के नाम पर जो अच्छा करें, परंतु एक व्यापारी जो देश को चलाने में पूरा आर्थिक सहयोग रेवेन्यू देता है आपको, तो उसके लिए विशेष ध्यान करते हुए उसको लोन में कम ब्याज पे लोन दे और उसको आर्थिक रूप से जो समस्या आ रही है उससे भी दूर करे, और जो शारीरिक रूप से उसको व्यापार में जो तकलीफें आती है लोकल लेवल पे, जैसे गुंडों का ये वो सब, और कहीं पे भी ऐसा कुछ इंसेंट हो जाता है जहाँ मौत हो जाती है, उनको भी सब्सिडी दी जाए, जैसे किसानों वगैरह को दी जाती है, सब्सिडी भी दे और आर्थिक मुआवजा भी दे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। आभार। तो आज की चर्चा में हमने कोशिश की इन तमाम व्यापारियों के साथ चर्चा करके उनका मन टटोलने की, इन महिलाओं से बात करके हमने कोशिश की जानने की कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं, इनकी क्या मांगे हैं, और हम यही चाहेंगे कि ये देश समृद्ध बने। इनकी सारी भावनाओं, इनकी सारी बातों पर ये सरकार ध्यान दे, क्योंकि जब देश समृद्ध बनेगा, व्यापारी समृद्ध बनेंगे, तो हर वो नागरिक समृद्ध बनेगा जिसके बारे में मोदी और बीजेपी ने अक्सर हमेशा बातें की है। आप सब दीजिए मुझे इजाज़त और हमेशा देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम देश परदेश। Presenting Hitech's new Life AA Double Plus Water Purifier, the only purifier giving antioxidant alkaline water purified with RO and UV technologies. It slows down aging process, improves immunity and reduces cholesterol and blood sugar level. Change your water, change your life. For more information, call 1800-120-121. Hitech, a wish for wellness.
नमो मुंबई अभियान का दूसरा पड़ाव रहा भायंदर। ठाणे संसदीय सीट पर शिवसेना को यहां तगड़ी सफलता मिली है। यहां के व्यापारियों में नरेंद्र मोदी के प्रति बड़ा समर्पण दिखाई पड़ा। भाजपा शिवसेना गठबंधन को समर्थन देने वाले मीरा भायंदर के ज्वेलरों ने नरेंद्र मोदी की जीत का जश्न मनाया। पिछले कई टाइम से 4-5 साल से कभी एलबीटी का प्रॉब्लम, कभी लाइसेंस लेने का प्रॉब्लम, कभी हॉलमार्किंग नहीं होने का प्रॉब्लम, कभी हॉलमार्किंग का रूल रेगुलेशन बदलने का, इस तरह से व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ़ें आ रही थी। तो व्यापारियों को आखिरी एक ही लगा कि बीजेपी ही इसका सबका सार है। इसकी जो भी उलझने हैं निकालने के लिए, व्यापारी का जो पैटर्न को काम क्लियर करने के लिए बीजेपी है। तो व्यापारी हमेशा यही चाह रहे थे और वही हुआ। शहर के भाजपा नेताओं की मौजूदगी में सराफा व्यापारियों ने अपनी तमाम समस्याएं गिनाई और यह भी कहा कि अब नरेंद्र भाई के आने से उम्मीद जगी है कि सुधार जरूर आएगा। नमस्कार, देश प्रदेश के इस विशेष एपिसोड में मैं अश्विनी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवसेना बीजेपी युति ने महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा सीटें पाई हैं और एनसीपी कांग्रेस को धूल चटा दिया है। ठाणे में भी जो शिवसेना के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अंतर से जीत हासिल किया है उन्होंने। हम उसी संदर्भ में आप लोगों से बात करेंगे। हमारे बीच में हैं नरेंद्र मेहता जी। नरेंद्र मेहता जी मीरा भाईंदर के पूर्व महापौर हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मेहता जी, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं आपको आपकी इस जीत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे मेरा सवाल ये है कि किस तरह की चुनौती थी, किस तरीके से आप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के और आप महापौर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं मीरा भाईंदर के, किस तरीके से आपने एकजुट किया और अपनी सीट को हासिल किया है? नहीं, पूरे देश के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात थी कि महंगाई और भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया था कि पूरे देश के अंदर लोग परिवर्तन चाहते थे, लेकिन शायद ऐसा मेरा मानना है कि कई सालों से उन्हें एक ऐसा चेहरा या ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके और एक अच्छी सरकार चला सकता है, हमारे देशवासियों के साथ न्याय हो सकता है। ऐसा वो चेहरे की तलाश में पूरी दुनिया थी और नरेंद्र मोदी जी, उन्हें वो चेहरा मिला है, वो व्यक्ति मिला है जिनके ऊपर पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने एक विश्वास दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, हम आपको पूर्ण बहुमत देते, इस देश का विकास कीजिए, इस देशवासियों का आप कल्याण कीजिए, महंगाई भ्रष्टाचार ख़त्म कीजिए। और जनता ने खुल के इस बार खुले दिन से उन्हें पूरे बहुमत के साथ भेजा है ताकि उस सरकार को कोई ब्लैकमेल ना करे, कोई धमकाए नहीं, कोई डराए नहीं। और इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश को एक विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर बहुत परिवर्तन होगा। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो पूरे हिंदुस्तान में छा गए, लेकिन आपकी जो बीजेपी थी और शिवसेना युति थी, किस तरीके से उन्होंने इतना प्यार पाया यहाँ के लोगों का? बीजेपी, शिवसेना या महायुति आरपीआई कहिए या अनेक जगह एनडीए का गठबंधन कहिए, इस बार मेरा मानना है कि सभी कार्यकर्ताओं ने दिलो जान से मेहनत की और ताकत लगा कि इस बार परिवर्तन आना चाहिए। पूरे देश में ये नारा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन जब परिणाम आए तो इससे साबित हो गया कि इस बार चुनाव किसी कार्यकर्ता या किसी पार्टी ने नहीं लड़ा, जनता ने लड़ा और जनता ने एक विश्वास दिया है इस एनडीए की सरकार को और बीजेपी को कि हम आपके साथ हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि जनता की जीत थी और जनता का संगठन था और जनता ने चुनाव लड़ा है। कि किस उम्मीद से आपने मोदी को सपोर्ट किया और यहाँ पे शिवसेना को जीत दिलाई? जैसे यहाँ पे हमारे नरेंद्र जी मेहता साहब, जिन्होंने इस एरिया में काफ़ी मेहनत की, कंटिन्यू इनके यहाँ से कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते रहे कि हमें शिवसेना को वोट देना है, राजन विचार जी को भी फ़ोन देना है। और प्लस हम तो जब से हमको पता है कि वोट क्या होती है, तब से हमारे तो रग रग में बीजेपी बसा हुआ है। भले कोई भी खड़ा हो, बीजेपी शिवसेना से कोई भी खड़ा हो, यानी कि हमको वोट बीजेपी को देना है। अगर बीजेपी वहाँ नहीं है तो हमको शिवसेना को ही देना है। और हमारे नरेंद्र जी मेहता साहब से भी हमारी तो ऐसी इच्छा रहेगी कि जीतना तो आपका यहाँ से तय है, आपको विधानसभा में जाना आपका तय है, लेकिन जब तक सामने वाले की जमानत जब्त न हो तब तक मज़ा नहीं है। इसलिए हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि इनको जिताना है और सामने वाले की जमानत जब्त करनी है। अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन आज शुरू हो गए। अभी हम चाहते थे पूरा हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो हमारा सपना साकार हुआ। नरेंद्र जी मेहता से हम यही उम्मीद करते हैं कि एलबीटी जो हमारे को बहुत परेशान कर रही है और यहाँ पर लोकल में एक परवाना जो निकला है वो भी हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो इन सभी समस्याओं से हमें नरेंद्र जी मेहता से ये आश्वासन चाहूँगा कि हमें दोनों समस्याओं से मुक्ति मिले। सर हमें यह उम्मीद है, हमको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए
उनको साफ सुथरी सरकार चाहिए। हमारे साथ कॉरपोरेटर एडवोकेट व्यास जी हैं। व्यास जी, ये बताइए कि आपने किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया? कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की ज़रूरत तो इस चुनाव में पड़ी नहीं, क्योंकि जितना भी युवा वर्ग था वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से ऑलरेडी उत्साहित था और काफ़ी जोश में था। हाँ, सिर्फ ये है कि युवा वर्ग ने इस बार इस चुनाव में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, SMS, ट्विटर, इन सारी साधनों का भरपूर उपयोग किया और इतना ज़ोरदार प्रचार किया जिसकी वजह से घर घर तक एक बच्चा जो पहला वोटर था, जो जिसने फर्स्ट टाइम वोट किया, वो आदमी भी अपने वोट को मोदी जी के लिए कर पाया, क्योंकि उन लोगों को सारी जानकारियाँ व्हाट्सएप और फेसबुक से मिल सकी। हमारे साथ मीरा भाईंदर के प्रतिष्ठित कारोबारी नरेंद्र जैन जी हैं। नरेंद्र जैन जी से हम जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ के कारोबारी, उनका किस तरीके से झुकाव हुआ मोदी की तरफ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें टैक्सेशन प्रणाली सही नहीं थी। आप देखते होंगे शायद कि पेपर में कैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप टैक्स भरिए, ये TDS आप भरिए, या फिर आपको फ़ाइन या 2 साल की जेल, ये टैक्स भरिए, नहीं तो आपको 2 साल की जेल। तो कारोबारी जो एक बिजनेस कर रहा है उसको आप टैक्स के बजाय जेल की बात कर रहे हैं। सो मोदी से हम ये अपेक्षा कर रहे हैं, और एक मोदी व्यापारी आदमी है। आप देख सकते हो, जैसे ही मोदी की हवा चली, डॉलर 62 से आज 58 पे आ गया है, शेयर बाज़ार मोदी की हवा से ऊपर आ गया है। तो एक व्यापारी ये सोच रहा है कि मोदी जी के आने से जो टैक्स प्रणाली है वो सुधरेगी, व्यापारी को बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। जब व्यापारी अच्छे से बिजनेस करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोजगारी लोगों की दूर होगी। ये सब एक हवा है मोदी जी के आने की। तो जब मोदी जी आएंगे, आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। टैक्स प्रणाली सुधरेगी, व्यापारी और एक हिम्मत से बिजनेस करेगा, अच्छे से टैक्स भरेगा। जब तरीका सरल होगा तो डेफिनेटली व्यापारी टैक्स भी ज़्यादा भरेंगे।